नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है, जो कि एक पुनर्जन्म पे आधारित कहानी है। यह दुनिया में एकमात्र पुनर्जन्म की सच्ची कहानी है। इसे अमेरिका के वर्जीनिया के वैज्ञानिकों ने मोहर लगाकर वेरीफाई भी किया है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी आज से पहले मैंने कभी नहीं सुनी। और यह कहानी को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं खुद डर रहा था और मेरे अंदर बेहद जिज्ञासा हो रही थी कि इस कहानी में आगे क्या होगा। दोस्तों, आइए आपके साथ देर न करते हुए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सन 1970 की बात है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से कुछ दूर पर स्थित एक गांव में ठाकुर परिवार रहता था जो बेहद गरीब था। उस ठाकुर परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के जन्म होने के कुछ दिन बाद ही उस बच्चे की मां गुजर जाती है। और जो बच्ची के जो पिता होते हैं वो दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं और उसी से उनका घर चल रहा था। और अक्सर वो अपने काम से दिल्ली ही रहा करते थे, घर पर आना जाना बहुत कम था। दोस्तों, 1970 के दौर में गांव काफी पिछड़े हुए होते थे। वहाँ बहुत कम विकास हुआ होता था। उस टाइम पे ना तो गांव में बिजली थी, ना तो हैंड पंप वगैरह पानी की व्यवस्था थी। कुएं से लोग पानी भरा करते थे और ना ही कॉलेज ना स्कूल। बहुत कम विकास हुआ था उस जमाने में। उस दौर की ये कहानी है। दोस्तों, वो बच्ची को उनके रिश्तेदार एक ताऊ होते हैं जो अपने पास ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस बच्ची को मैं पालूंगा पोसूंगा और इसकी देखभाल करूंगा। वो ताऊ उसके ले जाते हैं। वो अपना बच्ची को पालना पोसना चालू कर देते हैं। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है। बच्ची की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, वो बच्ची जो थी वह अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करती थी और कोई ऐसा आदमी नहीं था जिससे बच्ची जी भर के बात कर पाए और खुशी से रह पाए। वह एक अकेलापन में जी रही थी। अब थोड़ा और टाइम गुजरता है ऐसे ही चलते चलते। उसके बाद वो बच्ची की उम्र 13 साल हो जाती है। सुमित्रा बच्ची का नाम था और वह 13 साल की हो चुकी थी। 13 साल के होने के बाद वो बच्ची की उसके ताऊ शादी कर देते हैं। सुमित्रा की शादी जिस लड़के के साथ हो रही थी उस लड़के का नाम जगदीश सिंह था। जगदीश सिंह वहीं कुछ दूर के रहने वाले थे। उनके साथ सुमित्रा की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित्रा अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाने के बाद वहाँ भी उसका दिन वैसे ही गुजर रहा था। हालांकि उसके जो पति थे उसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी सुमित्रा खोई खोई सी रहती थी क्योंकि बचपन ही उसका इसी तरह से गुजरा था। उसने कभी खुशी नहीं देखी थी। अब काफी टाइम गुजरते गुजरते सुमित्रा एक बच्चे को जन्म देती है, एक बेटे को जन्म देती है। अब सुमित्रा बहुत खुश थी, उसने एक बेटे को जन्म दिया था। अब उस बच्चे को देख करके बहुत ही खुश रहती थी और सारा दिन उसी बच्चे के साथ उसका गुजरता था, हंसते खेलते। और अब जिंदगी आराम से चल रही थी। सुमित्रा के सास ससुर और उसका जो पति था, अब वह सुमित्रा को देखकर उनको भी अच्छा लगता था क्योंकि सुमित्रा बहुत खुश रहती थी अपने बच्चे के साथ और बहुत आराम से जीवन कर रहा था। सुमित्रा का जो पति जगदीश था वो अक्सर काम से बाहर ही रहता था, ज्यादातर बाहर ही उसकी जिंदगी बीत रही थी क्योंकि वही एक व्यक्ति था उस घर में कमाई करने वाला जिसके जरिए घर खर्च और घर आराम से चल रहा था। दोस्तों, एक दिन सुमित्रा कुएं में पानी भरने के लिए जाती है। सुमित्रा वहीं कुएं में ही बच्चे को लिटा देती है। उस टाइम पे पानी की कोई व्यवस्था हुआ नहीं करती थी। सारे गांव वाले कुएं से ही पानी अपने घर के लिए लेकर के आया करते थे, पीने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए। सुमित्रा भी वहाँ कुएं पे पानी लेने जाया करती थी। वो साथ में अपना बच्चा भी ले जाया करती थी, बच्चे को अकेला कभी नहीं छोड़ती थी। वो बच्चे को लेकर के जाती है और वहीं कुआं में लेटा देती है और बाल्टी से पानी भरने लगती है। बाल्टी से पानी अपना निकालती है कुएं से और उसके बाद जब उसका पानी भर जाता है तो वो एक हाथ में पानी लेती है और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को लेती है, बच्चे को सीने से लगाए हुए, और वह पानी लेकर के घर की ओर निकल पड़ती है। अब घर जा ही रही थी, तभी दोस्तों क्या होता है कि एक बहुत जोरदार चीखने की आवाज आती है। वहां मौजूद सारे लोग उस आवाज को सुन करके चौंक जाते हैं और पलट करके देखते हैं तो सुमित्रा के एक हाथ में बच्चा होता है और दूसरा हाथ जो था वो आसमान की तरफ था और उसकी उंगली मुड़ी हुई थी पीछे की तरफ और वह बिल्कुल सन खड़ी थी।
न हिल रही थी न डुल रही थी, एक पुतले की जैसे खड़ी थी वो। वहां मौजूद जो लोग थे वह मुड़ करके देखते हैं सुमित्रा को, तो चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो सुमित्रा के पास आते हैं और सुमित्रा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों की जो पुतली थी वो गोल गोल घूम रही थी और उसी पोजीशन में वो खड़ी थी और दांतों को आपस में बजा रही थी। कट कट करके दांतों की आवाज उसकी आ रही थी। यह सब देखने के बाद गांव वाले जो होते हैं वहां पे मौजूद, औरतें भी थी और आदमी भी थे। वहां यह नज़ारा देखने के बाद गांव वाले सोचते हैं कि शायद इसको कोई प्रेत आत्मा आ गई होगी, क्योंकि गांव में ऐसी मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं और उस दौर में तो बहुत ज़्यादा थी। तो उन लोगों को यही लगता है कि कोई आत्मा का वास हो गया होगा, ऐसा ही कुछ सबके समझ में आता है। फिर उसके बाद वह बच्चे को लेने की कोशिश करते हैं। गांव वाले डर रहे थे कि शायद बच्चा को गिरा न दे, गोद में बच्चे को भी ले रखा है। तो वो पास जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती उसका वो रूप देख करके। 5 मिनट तक ऐसा ही मंजर वहां पे रहता है। 5 मिनट के बाद सुमित्रा फिर से वापस वैसी ही हो जाती है। सुमित्रा देखती है कि उसका पानी का बर्तन जमीन में गिरा पड़ा है और पीछे मुड़ करके वो देखती है तो बहुत सारे लोग उसको घेरे हुए खड़े थे। सुमित्रा उन लोगों से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वहां मौजूद लोग क्या कहते हैं, अब वो बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ। सुमित्रा कई बार लोगों से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन कोई भी लोग उसको नहीं बताते कि अभी अभी क्या हुआ था और सुमित्रा ने क्या हरकत की थी। उनको पता था कि शायद सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं है जो भी अभी सुमित्रा ने किया है। अब सुमित्रा अपना बर्तन उठाती है, वापस से जाके फिर से कुआं में पानी भरती है और अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके मन में एक बात जरूर चल रही थी कि वहां कुछ तो हुआ है जो लोग उसको बता नहीं रहे। अब सुमित्रा इग्नोर कर देती है उसको और घर में जाकर के वो अपना कामकाज में लग जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और सुमित्रा एक दिन किचन में खाना बना रही होती थी और वहीं थोड़ी दूर में सास भी उसकी मौजूद थी जो बच्चे को खिला रही होती है गोद में। तभी सुमित्रा की जो सास थी वो कुछ एहसास करती है। उसको दांतों की कटकट की आवाज आ रही थी। उसे लग रहा है शायद किचन से आ रही है। सुमित्रा को कुछ हो गया क्या, वो वहां पहुंचती है और जाकर के ये मंजर देखती है तो आज फिर से सुमित्रा के साथ वैसा ही हो रहा था। सुमित्रा आज दोनों हाथों को ऊपर किए हुए थी, क्योंकि आज उसके हाथ में बच्चा भी नहीं था। अब यह मंजर देखने के बाद उसकी सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सुमित्रा को आवाज लगाने लगती है, लेकिन सुमित्रा पलट के देखती तक नहीं और वह उसी पोजीशन में खड़ी रहती है। यह मंजर देख सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पास पड़ोसी भी आ जाते हैं और सुमित्रा के पति भी आ जाते हैं। वो भी ये मंजर देखते हैं अपनी आंखों से और गांव वाले भी बताते हैं कि इसको उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब ये पानी भरने गई थी, लेकिन हमने आपसे बताया नहीं। हमने सोचा होगा कुछ, शायद कुछ हो गया होगा, हमने उतनी बड़ी बात नहीं समझी, इसलिए आप लोगों को इस बारे में नहीं बताया। दोस्तों, यह मंजर तकरीबन 5 मिनट तक वैसे के वैसे ही रहता है। 5 मिनट बाद सुमित्रा फिर से ठीक हो जाती है और वहाँ भीड़ जमा देख करके वो फिर से पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग क्यों यहाँ इतने लोग मौजूद हैं। लेकिन वहाँ मौजूद लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों परेशान होती हो, हम ऐसे ही आए थे हम लोग। और उसकी सास जो होती है वो अब बड़े सदमे में थी। सास ससुर का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। गांव वाले भी बता रहे थे कि उस दिन भी यही वारदात हुई थी, यही घटना हुई थी सुमित्रा के साथ। उसके बाद क्या होता है, अब उनको इंतजार था कि अगली बार अगर ऐसा होता है तो फिर इसको दिखाया जाए कहीं पे। दोस्तों, आराम से दिन गुजर रहे थे। अब दोस्तों पूरी फैमिली घर पे मौजूद थी, सुमित्रा के माता पिता और जगदीश। सुमित्रा को अभी तक कोई खबर नहीं थी कि उसको कुछ हो जाता है। इस बारे में किसी ने उसको अभी तक नहीं बताया था। दोस्तों, टाइम बीतता है और कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही होता है। अब इस बार जो हुआ था यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि अभी तक ऐसा सुमित्रा को जितनी बार भी हुआ था, सुमित्रा ने कभी कुछ बोला नहीं था। सिर्फ वही हरकतें थी, आंखें घुमाना और दांत को बजाना। इसके अलावा अभी तक मुंह से उसने कुछ नहीं बोला था, न किसी ने कुछ सुना था। इस बार सुमित्रा को वैसे ही होता है जब दोनों हाथ ऊपर थे और इस बार सुमित्रा साफ साफ अपनी जुबान से बोल रही थी कि मैं आज से ठीक 3 दिन बाद मर जाऊंगी।
यह सब सुन करके घर वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, क्या माजरा है। परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जब सुमित्रा की कंडीशन सही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, सुमित्रा के जो पति थे वह वहाँ मौजूद थे। सुमित्रा वहाँ भीड़ देख करके वो पूछती है कि क्या हुआ। सुमित्रा के पति वहाँ मौजूद थे। सुमित्रा के पति से रहा नहीं जाता और वो सुमित्रा से आज वाली बात बता देते हैं। वह ये भी बताते हैं कि तुमको ऐसे ऐसे हो जाता है और कई बार ऐसा हो चुका है। ये पूरे गांव वाले जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन तुमको नहीं पता। आज तुमको बता देता हूँ, लेकिन तुमने आज कुछ अलग ही किया। तुम्हें आज ऐसा हुआ और तुमने बोला कि मैं आज से ठीक 3 दिन बाद मरने वाली हूँ, और यह सुन करके हम लोग बहुत परेशान हैं। तुमको क्या हो जाता है, तुम्हें कुछ याद है कि नहीं। सुमित्रा बोलती है मुझे कुछ नहीं याद। और ये आप क्या बक रहे हैं, इस तरह बोलने से थोड़ी मर जाऊंगी मैं। चलो मैंने को बोल दिया होगा, कुछ हो गया होगा, कुछ मुझे कोई फेर फार का चक्कर, ये भूत प्रेत का चक्कर हो गया होगा तो मैंने बोल दिया होगा, सीधी सी बात है। वह ऐसा बोल करके बात को टाल देती है। वो बोलती है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा मुझे। उसके बाद दोस्तों टाइम गुजरता है। अब वही तीसरा दिन आ गया था जो सुमित्रा ने बोला था। 2 दिन गुजर चुके थे और तीसरा दिन चल रहा था। आज ही के दिन के लिए सुमित्रा ने बोला था कि मैं मर जाऊं। अब दोस्तों पूरे घर वाले सदमे में थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और गांव वालों को भी सबको पता था कि सुमित्रा ने ऐसा बोला था। गांव वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे, हैरान थे, और आज से पहले किसी ने इस तरह की घटना नहीं देखी थी। दोस्तों तीसरा दिन बीतते बीतते शाम हो जाती है। अब जो घर वाले थे उन्हें भी अब ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। वो लोग थोड़ा खुश हो रहे थे कि अब तीसरा दिन तो बीत गया, शायद हमारी सुमित्रा को कुछ नहीं होगा। और शाम को वही पड़ोसी सुमित्रा की जो उठने बैठने वाली सहेली होगी वो वहां से गुजरती है। सुमित्रा को आवाज लगाती है, दरवाजे के पास थी सुमित्रा। सुमित्रा जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। दोनों लोग हंस हंस के अच्छे से बातचीत कर रही थी आपस में, कोई दिक्कत नहीं थी। सुमित्रा के जो घर वाले थे वो घर के अंदर थे। सुमित्रा के सास ससुर और पति घर के अंदर थे। बच्चा भी घर के अंदर ही था जो सास की गोद में खेल रहा था। दोस्तों तभी सुमित्रा की जो सहेली सुमित्रा से बातचीत कर रही थी और पूछ रही थी कि सुमित्रा अब तुम ठीक हो, अब तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है। सुमित्रा बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर वाले बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से बातचीत के दौरान अचानक से सुमित्रा को फिर से वही चीज हो जाता है। सुमित्रा दोनों हाथ ऊपर कर देती है, हाथों की उंगली टेढ़ी करके खड़ी हो जाती है बिल्कुल एक पुतले की तरह, और अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगती है और दांत उसके बजने लगते हैं आपस में। यह सब मंजर देख सुमित्रा की जो सहेली सुमित्रा से बात कर रही थी वह जोर से चीखती है, और उसकी चीखें सुनकर वहां मौजूद गांव वाले और सुमित्रा के जो घर वाले अंदर थे, पति और सास ससुर, वो सब लोग दरवाजे पे आ जाते हैं। अब दरवाजे पे आने के बाद वह भी ये मंजर अपनी आंखों से देखते हैं। दोस्तों उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर जाते हैं कि कहीं सुमित्रा ने जो बात कही थी वो सच तो नहीं हो जाएगी। सारे लोग डरे सहमे थे, बहुत ज्यादा डर में थे। उसके बाद सुमित्रा को जैसे तैसे करके अंदर ले जाते हैं और उसी पोजीशन में उसको अंदर लेटा दिया जाता है। बिस्तर पे लेटा देते हैं, और वहीं उस टाइम जो वैद्य वगैरह हुआ करते थे, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल वगैरह होते नहीं थे, तो वही वैद्य को बुला करके लेके आते हैं। जो वैद्य जी होते हैं वो आकर के सुमित्रा की नब्ज वगैरह टटोलते हैं और उसकी जांच पड़ताल, उसकी आंखें चेक करते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि सुमित्रा अब बेजान है, इसके शरीर में कोई जान नहीं है, सुमित्रा मर चुकी है। दोस्तों इतना सुनने के बाद घर वाले जोर जोर से रोने लगते हैं। सुमित्रा का पति जगदीश जो सुमित्रा को बहुत प्यार करता था वो भी चिघड़ पड़ता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अब घर में बहुत ज्यादा दुख का माहौल था। सारे घर वाले बहुत बेहद दुखी थे और गांव वाले भी बहुत दुखी थे, और गांव में डर का माहौल पैदा हो गया था। लोग अपने घरों से जो छोटे बच्चे वगैरह थे उनको बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ये घटना ऐसी हुई थी उस टाइम की जिसने अपनी मृत्यु को पहले से बता दिया था कि किस दिन आएगी।
और ये चीज़ देख करके गांव में काफ़ी डर का माहौल था। गांव वाले डर रहे थे कि कहीं वही चीज़ हमारे घर में न किसी को पकड़ ले। इस डर से वो अपने घरों से बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। अब दोस्तों गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग और महिलाएं थी वो इकट्ठा हो जाती हैं और सुमित्रा के लिए शोक मनाने लगती हैं कि सुमित्रा चली गई। अब शोक का माहौल चल रहा था, धीरे धीरे करके वो रात गुजर जाती है, अगला दिन आ जाता है और सुबह होते होते सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी लोग करने लगते हैं। सुमित्रा के घर वाले, सुमित्रा के जो पति थे, वो बाहर जा करके लकड़ी का प्रबंध करके, दोस्तों चिता के लिए लकड़ी भी इकट्ठा कर ली जाती है, पूरा प्रबंध हो जाता है। करीबन आधा दर्जन महिलाएं आ जाती हैं और सुमित्रा को नहलाने धुलाने लगती हैं, उसको तेल लगाने लगती हैं और उसका श्रृंगार करना चालू कर देती हैं। उसका श्रृंगार इसलिए करती हैं कि दोस्तों सुमित्रा जो थी सुहागन थी, उसका पति जिंदा था, उसका जो है श्रृंगार करना चालू कर देती हैं और रीति रिवाज के साथ जैसा होता था वैसे सब कुछ चल रहा था। अब दोस्तों तकरीबन 40 मिनट बीतने के बाद श्रृंगार का काम पूरा ही होने वाला था, तभी वहां अंदर से बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है और एक महिला, जो 5-6 महिला वहां श्रृंगार कर रही थी, उनमें से एक महिला दौड़ते हुए बाहर आती है और वो जोर जोर से हाँफते हुए डरी हुई थी। वो बोलती है कि सुमित्रा की आंखें खुली हैं और वो आंखें चला रही है, वैसे ही गोल गोल आंखें घुमा रही है और उसकी धड़कन भी चल रही है। यह सुन करके वहां मौजूद जो सुमित्रा के घर वाले थे और गांव वाले थे, वो बोलते हैं कि तुमको कोई वहम हो गया होगा, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन तभी दूसरी भी औरत वहां से चिल्लाते हुए आती है और वो भी यही बात बताती है। दूसरी के बाद तीसरी भी आ जाती है, वो भी यही बात बताती है। दोस्तों अब सारे घर वाले जो सुमित्रा के पति थे वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो दौड़ते हुए वहां पे जाते हैं और सीधा सुमित्रा को गले लगा लेते हैं और वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी जो होते हैं वो आते हैं, सुमित्रा की नब्ज टटोलते हैं और देखते हैं कि सुमित्रा की सांसें चल रही थी और दिल भी धड़क रहा था। यह देख करके वो हैरान हो जाते हैं, गांव के लोग बहुत हैरानी में थे। लेकिन सुमित्रा के जो पति जगदीश थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो खुश इसलिए थे कि उनको उनकी पत्नी फिर से मिल गई थी। इस खुशी में वो बहुत ज्यादा डूब जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सुमित्रा जो थी वो अपने पति को धक्का देकर के दूर करती है और बोलती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो, मेरे इतना पास कैसे आ गए, पराई औरत को इस तरह गले लगाना अच्छा नहीं है, दूर चलो। इतना कह करके वो जगदीश को दूर हटा देती है। अब जगदीश हैरान हो जाता है, लेकिन ये था कि चलो कोई बात नहीं, उसकी पत्नी तो वापस जीवित तो हो गई, इस बात की उसको बहुत खुशी थी। और उसे ये था कि हो सकता है कोई दौरा हो जिससे वो मुझे अभी पहचान नहीं रही है, धीरे धीरे पहचानने लगेगी। उसके घर वाले भी पूछते हैं, बेटा हमें तो जानते होगे, वो इनकार कर देती है, अपने सास ससुर को पहचानने से इनकार कर देती है। और उसका जो बच्चा था, उस बच्चे को जब सामने लाया जाता है, बोलते हैं कि इसको तो पहचानती ही होगी बेटा। वो अपने बच्चे को बोलती है देख करके, मैं नहीं जानती किसी को। वो अपने बच्चे को भी नहीं पहचान रही थी। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे गांव वाले, वो जिस अपनी सहेली से बात करते करते उसको इस तरह हुआ था, वो सहेली भी उसकी आती है और बोलती है मुझे तो पहचानती हो। वो उसको भी इनकार कर देती है, मैं नहीं पहचानती। वो दोस्तों वहाँ उस गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचान पा रही थी। किसी को कहाँ से पहचानेगी, जब वो अपने बच्चे को ही नहीं पहचान रही थी तो वो दूसरे को कैसे पहचान सकती थी। ये सब देख करके गांव वाले और घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। वैद्य जी से पूछते हैं, वैद्य जी कहते हैं कि देखो हो सकता है कि अभी कोई दौरे में हो, ये कोई सदमा लगा हो, इसको इस तरह हुआ है, हो सकता है इस वजह से ये पहचान नहीं पा रही है, धीरे धीरे पहचानने लगेगी, थोड़ा टाइम का इंतजार करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों कुछ टाइम बीतता है। कुछ टाइम बीतने के बाद सुमित्रा का एक ही काम था, वो न किसी से घर में बात करती, न किसी से मतलब रखती, और वो सारा दिन बैठे बैठे कोई पत्र लिखती रहती थी। और पत्र लिखने के बाद वो अपने पति जगदीश को बुलाया करती, जो कि उसको वो पति नहीं मानती थी, पहचानती ही नहीं। जगदीश को बुलाया करती और जगदीश को पत्र दे दिया करती और बोला करती इसको पोस्ट ऑफिस में डालाओ। और जगदीश ऐसा ही किया करता, वो पत्र लेके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया करता।
जगदीश था अनपढ़, उसे पढ़ना लिखना आता नहीं था और वो न कभी पत्र को पढ़ता था और न किसी से पढ़ाने की कोशिश करता था। उसे कोई मतलब नहीं था। जगदीश सोचता था कि सुमित्रा तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पता नहीं क्या लिखती है, हो सकता है ये भी उसका एक दौरा हो जो ये आजकल कर रही है। दरअसल सुमित्रा जो थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उस दौर में काफी कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो इस वजह से जगदीश ज्यादा सीरियस नहीं लेता था उसके पत्र वगैरह को। वो सोचता था कि कुछ भी लिख देती होगी, उसके मन को शांति मिलती है ऐसा करने से, तो वो कुछ नहीं बोलता था। अब धीरे धीरे करके 2 या 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद वह लगातार ऐसे ही पत्र दिया करती, जगदीश पोस्ट कर दिया करता। 3 महीने बीतने के बाद एक व्यक्ति उस गांव में आता है और वो गांव वालों से पूछना चालू करता है कि यहाँ कोई ऐसी महिला है क्या जो कुछ बोलती हो और भूल जाती हो और उसको कोई दौड़े आते हैं। गांव वाले तो समझ जाते हैं कि ऐसी एक ही औरत है और वो है जगदीश की पत्नी सुमित्रा। गांव वाले उसको बताते हैं कि आप वहां चले जाओ, घर का पता देते हैं। अब वह व्यक्ति जगदीश के घर के बाहर आ चुका था, आवाज देता है। घर के अंदर से आते हैं जगदीश के माता पिता। वो आकर के पूछते हैं कि जी भाई आप कौन हैं। वो बताते हैं कि मुझे इस घर से कोई महिला ने लेटर लिखा है जिसने मुझे बुलाया है पूरा पता लिख करके, इसलिए मैं आया हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो ऐसी कोई महिला नहीं है। वो बताते हैं कि कोई ऐसी महिला है जो ज्यादातर बातें भूल जाती है बोलते बोलते। मुझे 2-3 महीने से अक्सर वो लेटर लिख करके देती रहती थी, तब इसलिए मैं वो लेटर पढ़ के आज तुम्हारे इस पते पे आया हूँ। पता यही दिया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। तभी जगदीश जो था वो पूछता है उस व्यक्ति से कि आप कौन हैं। तभी दोस्तों वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम राम सिया है, मैं इटावा से आया हूँ। मेरा गांव डिबियापुर में पड़ता है, इटावा के पास, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मैं वहां से आया हूँ। तो इटावा से आए हुए व्यक्ति ये भी बताते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं अक्सर आपके घर से एक औरत मुझे लेटर लिखती थी, उनको पढ़ता रहता था। लेकिन मैंने आखिरकार मिलने का विचार बनाया कि आखिर कौन है, देखते हैं कौन है और जानते हैं उसके बारे में, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दोस्तों वहीं खड़ी जो जगदीश की माँ थी वो भी इस बात से बेहद परेशान हो रही थी कि ये कैसा अनजान आदमी आ गया है और बोलता है इसी घर की औरत ने खत लिखा है, लेटर लिखा है। वो बोलती है कि आप हो कौन। तो फिर से वही राम सिया नाम के व्यक्ति बताते हैं कि मेरा नाम राम सिया है। अभी बताया मैंने कि मेरा नाम राम सिया है और मैं इटावा से आया हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों इतना सुन करके वह आवाज शायद अंदर चली गई होगी और अंदर जो सुमित्रा थी उसके कानों में जैसे ही पहुंचती है राम सिया नाम की आवाज, तो राम सिया सुनते ही सुमित्रा अंदर से दौड़ी हुई चली आती है। वो दौड़ते दौड़ते बाहर आती है और उस व्यक्ति को देखते ही उसके गले लग जाती है। उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो व्यक्ति उसको दूर करने लगता है। वो सोचता है ये कौन है और कैसे आके मेरे गले लग गई। वो इसको जैसे तैसे खींच करके दूर करता है और पूछता है कि बेटी कौन हो तुम। तभी सुमित्रा बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिताजी हैं। वो हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये क्या माजरा है, आपने मुझे खत लिख करके बुलाया, मैं इतनी दूर से आया हूँ, 80 किलोमीटर चल के आया हूँ, ये क्या मजाक मेरे साथ हो रहा है। और वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता आपको, मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, आप मेरी बेटी कैसे हो गई। मैं अपनी बेटी को पहचानता हूँ, आप मेरी बेटी नहीं हो। वो बोलते हैं कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। दोस्तों ये सब बातें वहीं दरवाजे के पास हो रही थी। तभी सुमित्रा के घर वाले होते हैं, जो सुमित्रा के पति और सास ससुर, वो उस आए हुए व्यक्ति जिनका नाम राम सिया था उनको अंदर ले जाते हैं, अंदर बिठा देते हैं और बोलते हैं बैठिए थोड़ी देर, जलपान करिए, फिर आप आराम से चले जाना, जो भी है बैठ करके बात करते हैं। उसके बाद उनको पानी वानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने के बाद वो बैठते हैं, थोड़ा सदमे में थे और वो पूछते हैं कि बेटी मजाक मत करो। तभी वो बोली सुमित्रा कि पिताजी मैं मजाक क्यों करूंगी। तो बोलते हैं कि बेटी तुमने ही मुझे लेटर लिखा था। वो बोलती है हाँ पापा मैंने ही आपको लेटर लिखा था। वो सुमित्रा बोली कि हाँ पापा मैंने ही आपको लेटर लिखा था, आप मेरी राइटिंग भी नहीं पहचानते। तभी सिया राम थोड़ा गौर करते हैं और मन में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएं तो यह राइटिंग उनकी बेटी से बिल्कुल हूबहू मैच कर रही थी। उसके बाद सियाराम जी जो अपने साथ में ब्रीफ केस लेके आए थे
वो ब्रीफ केस खोलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बेटी, मैं एक फ़ोटो निकाल रहा हूँ, उसमें तुम पहचानो कि कौन कौन है। सुमित्रा बोलती है कि ठीक है पिताजी, जो भी हो निकालिए, मैं पहचानूँ, मैं सबको जानती हूँ। और वो अपने बैग से फ़ोटो निकाल करके सुमित्रा के सामने रख देते हैं। वो सुमित्रा सुमित्रा उस एल्बम में देखती है और वो दोस्तों सुमित्रा एल्बम की फ़ोटो को देखना चालू करती है। उस एल्बम में कुल 15 लोगों की फ़ोटो थी। वो फ़ोटो में पहचानना चालू करती है। पहली जो फ़ोटो थी उसमें हाथ रख के बोलते हैं कि पिताजी ये तो आप हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये मेरी माँ है, और एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, और एक व्यक्ति और रहता है, उसको बताते हैं कि ये छेदीलाल मेरा पति है। और उसके बगल में खाली फ़ोटो पे उंगली रख करके वो सोचने लगती है, कुछ नहीं बोलती। तभी उसके पिताजी पूछते हैं कि बताओ बेटी ये कौन है। वो बोलती है कि मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी ननद है, जिसने मुझे सर पे पत्थर मार के मार दिया था। अब दोस्तों सियाराम जी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं इतना सुनने के बाद। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो इस बार सुमित्रा को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी ही हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था, रोने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों सुमित्रा उनसे बोलती है कि पिताजी मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ घर चलूँगी। इतना सुनने के बाद दोस्तों सुमित्रा के जो फैमिली वाले थे, सुमित्रा का पति जगदीश और उसके सास ससुर, वो बहुत सदमे में आ जाते हैं। बहुत परेशान होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये कैसा हो रहा है हमारे साथ, हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है। जो अभी तक मेरी पत्नी, जिससे मैंने शादी करके अभी तक जिसके साथ इतना वक्त बिताया, जगदीश सोचता है कि जिसका और मेरा एक बच्चा भी है, वह आज इस तरह रिएक्ट कैसे कर रही है, इस तरह पहचानने से इनकार कैसे कर रही है, और किसी दूसरे आदमी को अपना पिता मान रही है और उसके साथ जाने के लिए बोल रही है, हम सबको भुला करके। वो भी बहुत दुखित है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। इसके बाद सुमित्रा सियाराम जी के साथ चली जाती है। दोस्तों ये पुनर्जन्म का ऐसा किस्सा है कि थोड़ा अजीब है, लेकिन सच है। इसको सच साबित किया गया है और ये सच्ची कहानी है, जो कि हम सुमित्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब वो सुमित्रा नहीं थी, अब वो उसके अंदर शिवा थी। सुमित्रा तो मर चुकी थी। शिवा अपने पिताजी के साथ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो सारी चीज़ें वेरीफाई करती है और बताती है कि पिताजी, काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो बताती है कि पिताजी शायद अभी भी गलत ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं न तो अब अपने ससुराल जा सकती, ना ही अपने पति के साथ रह सकती। वैसे भी अगर मौका भी मिलता तो मैं उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मेरी जान गई थी। इससे अच्छा है कि मैं जो वहाँ से चली आई हूँ, उनका पूरा परिवार टूट गया, मैं अब वहीं जाऊँगी और जो जगदीश है उसी के साथ रहूँगी, उसी को अपने पति की तरह मानूंगी। अब आगे का जीवन वहीं अपना व्यतीत करूँगी। और जो वहाँ पे 2 बच्चे थे उसके जो 2 बच्चे वहाँ पे थे, उन दोनों बच्चों को भी साथ ले लेती है और बोलती है कि इन दोनों बच्चों को भी, और जो वहाँ पे सुमित्रा का बच्चा है उसको भी, इन तीनों को मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगी और जगदीश को अपनी पति की तरह मानूंगी, और मैं वहीं पे जाऊंगी, वहीं रहूंगी। उसने ये फैसला किया था और अपने पिताजी सियाराम से भी बोल दिया उसने। सियाराम जी भी अब अपनी बेटी के फैसले से खुश थे और वह भी ये सोच रहे थे कि हमारी बेटी वापस लौट आई। उसके बाद सियाराम जी अपनी बेटी को वहीं छोड़ आते हैं और बोलते हैं ठीक है बेटी, तुम अपना आते जाते रहना, कभी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मिलने खुद आ जाऊंगा। बस ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। अब जगदीश की रिश्तेदारी वहाँ भी हो गई थी सुमित्रा के पिताजी से, जो कि सियाराम नाम था। वहाँ भी आना जाना लगा रहता था। और जो सुमित्रा थी, जो कि अब शिवा बन चुकी थी, वो भी अपने मायके घूमती और यहाँ भी रहती। दोनों तरफ आती जाती रहा करती थी। अच्छे से जीवन गुजर रहा था। लेकिन अब वो जब साथ रहने लगे थे, साथ रहने के बाद धीरे धीरे करके 13 साल गुजर जाते हैं। 13 साल बीतने के बाद दोस्तों किसी बीमारी के चलते जो सुमित्रा थी, जो कि अब सुमित्रा नहीं थी, उसके अंदर शिवा थी, अब उसकी भी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी से 13 साल बाद।
और उसके 2 साल बाद उसका पति जगदीश भी दुनिया से चला जाता है। लेकिन उनके बच्चे आज भी जिंदा हैं और आज भी हंसी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के पीछे अमेरिका के वर्जीनिया से एक टीम आई थी, जो कि माने हुए वैज्ञानिक थे, जो पुनर्जन्म पे रिसर्च किया करते थे। उन लोगों ने यहाँ आकर के और पूरी डिटेल के साथ हर चीज़ को वेरीफाई करना चालू किया। जो शिवा थी उसका भी इंटरव्यू लिया और गांव वालों का भी इंटरव्यू लिया, और सुमित्रा जहाँ पे पैदा हुई थी उस गांव जाकर के वहाँ से भी पूरी जानकारी ली, उसके बारे में भी हर एक चीज़ों को बारीकी से जांचते हुए गांव वालों का भी इंटरव्यू लिया, दोनों तरफ का। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ और जन्म मृत्यु सब कुछ निकालने के बाद उन लोगों ने इस केस को वेरीफाई करके बताया है कि ये जो पुनर्जन्म है, ये एकमात्र पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा केस है जो सच्चा है, और इसमें सच्चाई की मोहर लगा दी गई है। ये नेट में भी उपलब्ध है, वेरीफाइड है, हर तरह से सच है, इसमें कोई भी झोल नहीं है। यह एकमात्र दुनिया में ऐसी कहानी है जो पूरी तरह से सच साबित हुई है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। हम ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।